हेलो नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2023। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज नए साल के दिन आज हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जाएंगे, जो कि यूपी पीसीएसजे का एमसीक्यू प्रैक्टिस आज हम लोग किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमारा 12 फरवरी 2023 को यूपी पीसीएसजे का एग्जामिनेशन लगा है और उसी एग्जामिनेशन को देखते हुए हम आज जूरिस्प्रूडेंस मीन्स की विधि शास्त्र के जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सॉल्व कराने का कोशिश करूँगा। दोस्तों आज जो है कि नया साल है और नए साल पर हमें और ऊर्जावान तरीके से सोचना है और तरीके से हमको पढ़ना है, जिससे कि हमको जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। तो दोस्तों बिना देर किए आज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं, जो कि विधि शास्त्र से। दोस्तों बिना देर किए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपना नया साल मनाया होगा, अच्छे से मनाया होगा, और आप लोग मनाइए परंतु साथ साथ पढ़ाई जरूरी करिए क्योंकि एग्जामिनेशन हमारे सर पे है। तो दोस्तों बिना देर किए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। देखिए विधि शास्त्र, जिसको हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो विधिक सिद्धांत एवं विधि शास्त्री संबंधी धारणाओं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे ये इन्हीं सब से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो विधि शास्त्र। विधि शास्त्र मानवीय एवं दैवीय चीज़ों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह जो कोटेशन दिया है, ये जो कहा है, ये किसने कहा है? ये अल्पियन के द्वारा ये बातें कही गई। अब देखिए जब हम इसके व्याख्या को पढ़ेंगे मीन्स कि इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अल्पियन की यह परिभाषा विधि शास्त्र की आदर्शवादी परिभाषा की श्रेणी में मानी जाती है। अल्पियन की परिभाषा दो भाग हैं। अल्पियन के परिभाषा के दो भाग हैं। प्रथम भाग में समाज के लोगों के संबंध को निर्धारित करने वाले दैवीय तथा मानवीय अस्त्रों द्वारा प्राप्त विधियों का अध्ययन अपेक्षित है, और द्वितीय भाग में विधि शास्त्र का ऐसा विज्ञान माना गया है जिसके द्वारा न्याय को अन्याय से अलग किया जा सके। अल्पियन का परिभाषा, अल्पियन की जो परिभाषा है जैमिनी द्वारा दी गई है। विधि धर्म की परिभाषा के सन्निकट है। जो विधि है वो धर्म के परिभाषा के निकट है। मीन्स धर्म जो हमारा रिलीजन है उस रिलीजन के निकट ये बताते हैं। अल्पियन के द्वारा ये परिभाषा मीन्स कि जो अल्पियन के द्वारा ये परिभाषा दिया गया इसमें ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। विधि शास्त्र दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान है और सही और गलत का विज्ञान है। यह कथन भी अल्पियन के द्वारा किया गया है। मीन्स कि जो विधि शास्त्र है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, वो दैवीय मीन्स कि डिवाइन की बात किया जा रहा है। दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान है और उसी के बारे में इन्होंने बता रहे हैं। तो ये अल्पियन का कथन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देखिए, किसने कहा है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? ये बात लास्की के द्वारा किया जाता है। और देखिए यहाँ पे दिया भी है कि किस किस ईयर में कहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे यूपी पीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहाँ पे आई की बात की गई है, मीन्स जूरिस्प्रूडेंस को किसने कहा है कि ये आँख है? तो ये बात लास्की के द्वारा किया गया है। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को। लास्की के अनुसार विधि शास्त्र विधि का वह नेत्र है जिसके आधार पर हम विभिन्न विधि शास्त्रियों को समझ सकते हैं तथा यह विज्ञान है जिसकी कसौटी पर हम विधियों को परख सकते हैं और उन पर अनुसंधान कर सकते हैं। मीन्स कि उस पर नया खोज कर सकते हैं, नई कोई डिस्कवरी कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र को नियमों की एक व्याख्या के रूप में देखता है? तो ये हार्ट के द्वारा विधि शास्त्र को एक नियमों की व्याख्या के रूप में देखा जा सकता है। एचएलए हार्ट विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। हार्ट विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित थे। हार्ट ने ऑस्टिन से अलग विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि निश्चयात्मक विधि को न्याय और नैतिकता से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता। मीन्स कि इनका मानना है कि न्याय को और नैतिकता को पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता। अगर इन दोनों को सेपरेट करके पढ़ा जाए तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों बाकी सेशन में मैंने क्या कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करवाया है, उसको भी आप चाहेंगे तो इसी चैनल पे आप जा करके वॉच कर सकते हैं। मैंने यूएनओ का एक फुल लेंथ क्लास लिया है, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने जो माइनर लॉ आए हैं, हमारे 9 जो माइनर लॉ ऐड किए गए वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विधि दर्शन में कैटेगोरियल इम्परेटिव मीन्स कि सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ये किया गया है इमैनुअल कांट के द्वारा किया गया। देखिए ये यूपी पीसीएस 2003, 2009, यूपी पीसीएस स्पेशल 2004, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सोच के चलिए कि ये लॉ के जो सिलेबस में ये मेन पार्ट में रखा गया है जूरिस्प्रूडेंस, तो इससे कम 12 से 15 क्वेश्चन हमारे यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं और इसका कोई विकल्प नहीं है। इसको हम लोग एज इट इज़ जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसका
रिवीजन करें वही हमारे एग्जामिनेशन के लिए अच्छा है। अब इसमें हम इस समय से हम लोग के पास टाइम भी कम है और कॉन्सेप्ट पे हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत होगी। तो कोशिश आप लोग यही करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका एमसीक्यू सॉल्व कर सकिए। देखिए इसके व्याख्या में क्या किया गया है। इसके व्याख्या में जर्मन विधि शास्त्री एवं दार्शनिक इमैनुअल कांट द्वारा विधि दर्शन में कैटेगोरिकल इम्परेटिव निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ये जो प्रतिपादित किया गया है इमैनुअल कांट के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है? मीन्स की लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन किसने कहा है? तो ये जूलियस स्टोन के द्वारा कहा गया है। और ये देखिए यूपी सीजे में आया है 2002, 2003 में आया है, यूपी पीसीएस में आया 2002, 2005 में, उत्तरांचल पीसीएस में आया 2005 में। तो आप इस क्वेश्चन के वेटेज को देख करके यहाँ से पता कर सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का वेटेज क्या है। मीन्स की आई ऑफ लॉ के बारे में कहा गया है कि मीन्स किसने कहा है कि अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता है, लॉयर एक्स्ट्रावर्जन की बात की गई है। तो अब तो पता चल गया आपको जूलियस स्टोन के द्वारा कहा गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को जब आप देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने अपनी पुस्तक लीगल सिस्टम एंड लायर्स रीजनिंग और द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ में विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता मीन्स की लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन का है। देखिए इनसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, इनसे यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। इनकी जो बुक है द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक लिखा गया है ये जूलियस स्टोन के द्वारा लिखा गया है, द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ द लॉ। जो जूलियस स्टोन जी के द्वारा कौन सी बातें कही गई है? मीन्स की लॉयर एक्स्ट्रावर्जन की बात की गई है कि बहिर्मुखता है अधिवक्ताओं के लिए। जो विधि शास्त्र है वो उनकी बहिर्मुखता है। इसका आशय यह है कि अधिवक्ता वर्तमान ज्ञान के स्रोतों के आधार पर विधि की अवधारणाओं, पद्धतियों, आदर्शों को जो परीक्षण करते हैं इसे ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु कहा जा सकता है। प्रोफेसर स्टोन ने विधि शास्त्र की विषय सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया है, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, क्रियात्मक विधि शास्त्र तथा न्याय के सिद्धांत में विभाजित किया। इस तरह से इन्होंने 3 कैटेगराइज किया है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यह किसका अवलोकन है? यह किसका अवलोकन है कि विधि शास्त्र विधिवेताओं की बहिर्दर्शिता है? ये जूलियस स्टोन के द्वारा कहा गया, ये स्टोन जी के द्वारा ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उनकी कला के लिए कच्चे माल है। ये बात किसने कहा? ये जूलियस स्टोन जी ने कहा है, जिन्होंने अभी कहा था लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन की बात की गई थी, जिन्होंने कहा था, जिनकी एक पुस्तक थी, उनकी पुस्तक ये रह गई है। कौन सी पुस्तक? दी प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ द लॉ। ये किसके द्वारा कहा गया? ये जूलियस स्टोन जी के द्वारा कहा गया। अब देखिए इनके एक्सप्लेनेशन को। प्रसिद्ध विधि शास्त्री प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने कहा है कि वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उनकी कला के लिए कच्चे माल है। इन्होंने अपनी पुस्तक दी प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ में कहा कि विधि शास्त्र विधि की बाह्यदर्शिता है। मीन्स की जो विधि शास्त्र है वो विधि के लिए बाह्यदर्शिता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का नेचर दिखाना चाहता हूँ कि किस नेचर का क्वेश्चन हमारी यूपी पीसीएस जे में बन सकता है। और ये एक ब्रॉड पार्ट होता है कि जिसमें 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक हमारे यूपी पीसीएस जे में पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका वेटेज कितना है। मान लीजिए जिसमें हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, तो उसके लिए तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बट इसके लिए कॉन्सेप्ट की बहुत विशेष आवश्यकता यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर आप चाहते हैं फिर भी कॉन्सेप्ट देखना तो मेरे एक प्रीवियस लेक्चर है, उसमें आप कॉन्सेप्ट वाला भी देख सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसमें कौन कौन से स्कूल हैं, कौन कौन से प्रोफेसर ने क्या क्या कहा, कौन कौन सी थ्योरी के बारे में, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरी मानिए तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू लगा सकते हैं वही आपका अपना एग्जामिनेशन में होगा। देखिएगा ये मेरी बात कही हुई है, आपको एग्जामिनेशन में याद दिलाएगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे वही सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी गई थी। ये किसके लिए लिखी गई थी? ये किसके द्वारा? जूलियस स्टोन के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है। मीन्स की कपोल कल्पना है। तो ये बात किसने कहा? ये जेरम फ्रैंक का ये कथन है। मीन्स की जेरम फ्रैंक जो विधि शास्त्री हैं उनके द्वारा ये बात एक्सप्लेन किया गया, उनके द्वारा ये बात कहा गया। अब इसके व्याख्या को देखिए, उपर्युक्त कथन विधि अनिश्चित है और विधि की अनिश्चितता एक विधि कपोत कल्पना है। ये कथन जेरमी फ्रैंक का है। ये एक अमेरिकन यथार्थवादी थे। मीन्स यथार्थवादी का होता है रियलिस्टवादी। मीन्स की जो जजेस जो अपना निर्णय देते हैं वो धीरे धीरे लॉ का रूप ग्रहण कर लेता है, उसी को रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। इनकी 2 पुस्तकें हैं, लॉ एंड द मास्टरमाइंड और कोर्ट्स ऑन ट्रायल। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि रियलिस्टिक थ्योरी में वो आते हैं जो जजेस के द्वारा मेड बाय लॉ, जो लॉ मेड किया जाता है किसके द्वारा? जजेस के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है। जैसे केशवानंदा भारती का जजमेंट पास कर दिया गया तो
तो कभी भी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे तो हम लोग केशवानंदा भारती को जरूर कोट करेंगे, जो कि 24 अप्रैल 1973 को इनका जजमेंट आया था। उस जजमेंट को हम लोग क्या मानते हैं, एक बाइंडिंग प्रिंसिपल, एक लॉ मानते हैं। उसी तरह ये रियलिस्टिक थ्योरी वाले लोग होते हैं जो कहते हैं जो जज ने निर्णय दे दिया वो हमारे लिए लॉ हो गया। तो वही बात ये इनके द्वारा कही जा रही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। यह कथन किसका है, यह कथन जो है एलन महोदय का है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इनके एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। उपर्युक्त कथन विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधि शास्त्री एलन का है। एलन अपनी किताब लीगल ड्यूटी में विधि शास्त्र को विधि के मूल सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण कहा है। इन्होंने अपने किताब में वैज्ञानिकों का विधि संश्लेषण कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। निम्नलिखित में से ये कथन किसका है, ये जो कथन है ये सीके एलन जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे लिखा है विधि से अभिप्राय है। अब विधि से क्या आप समझते हैं, विधि से क्या अभिप्राय है, राज्य का संपूर्ण विधान, जो इसका मतलब होता है, जो विधि से अभिप्राय है, जो हम लोग विधि से समझते हैं, राज्य का संपूर्ण विधि विधान जो होता है इसी को हम लोग विधि कहते हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, यही तो राज्य का विधि विधान है और दूसरा कोई विधि विधान हो भी नहीं सकता। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, विधि से अभिप्राय राज्य के संपूर्ण विधि विधान होते हैं, यह किसी विशिष्ट कानून तक सीमित नहीं होते। वस्तुतः विधि के अंतर्गत स्वयं प्रत्यक्ष विधि और विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा इत्यादि सभी सम्मिलित माने जाते हैं। हम लोग इसको डायरेक्ट कोरिलेट कर लेते हैं, डायरेक्ट लिंक कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 13 से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ये सारी बातें हमको देखने को मिलती हैं। और 13 नहीं, आर्टिकल नंबर 12 अगर कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली ये जो चीज़ हम लोग को मिल जाता है वो आर्टिकल 13 में हम लोगों को मिल जाता है, जिसमें रूढ़ि की बात की जाती है, आदेश की बात की जाती है, उपविधि की बात की जाती है। आर्टिकल 12 में तो डेफिनेशंस की बात की जाती है कि कौन किसको राज्य माना जाएगा, किसको राज्य नहीं माना जाएगा। बेसिकली जो हम लोग ये पढ़ते हैं ये आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो ये ग्रेशियस के द्वारा किया गया है, ग्रेशियस के द्वारा किया गया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता हॉलैंड के विधिवेत्ता ह्यूगो ग्रेशियस ने राज्य एवं जनता के मध्य बढ़ते हुए विरोध को शांत कराने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। हाब्स, लॉक तथा रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का विस्तृत विवेचना किया। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिका में भी सामाजिक संविदा के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। मीन्स कि जो प्लेटो थे उनके भी जो उन्होंने बुक लिखा था रिपब्लिका, उनके भी बुक में इस तरह की बातें देखने को मिलती है, यही यहाँ पे कोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है, यह कथन ग्रोशियस का है। ग्रोशियस के द्वारा ये बात कही गई है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, ग्रोशियस, हाब्स तथा लॉक ये तीनों ही सामाजिक संविदा को अपने विचार में रखते हैं। अब आपको एक यहाँ से नया क्वेश्चन मिल रहा है कि ये तीनों जो सोशलिस्ट थ्योरी की बात हम कर रहे हैं, समाजशास्त्र विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन आ रहे हैं, ग्रोशियस आ रहे हैं, हॉब्स आ रहे हैं और लॉक आ रहे हैं। ये तीनों भी सोशलिस्ट थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने विचार रखते हैं। किंतु इन तीनों में ग्रोशियस 1583 से लेकर 1645 में सर्वप्रथम सामाजिक संविदा पर अपना सिद्धांत खड़ा किया। मीन्स कि सबसे पहले जो बात कही गई है वो ग्रोशियस महोदय के द्वारा ही कही गई है। संक्षेप में उनका विचार यह है कि राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। नैसर्गिक विधि मीन्स की जो नेचुरल जस्टिस की बात की जाती है, नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ की बात की जाती है, नेचुरल प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, ये यूनान में तैयार किया गया था। ग्रीक, जिसको हम लोग आज ग्रीक के नाम से पहले जानते थे, अब यूनान के नाम से जानते हैं। विचारधारा में मीन्स कि ये यूनानी विचारधारा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, यूनानी ग्रीक विचारधारा में सर्वप्रथम नैसर्गिक विधि का विचार प्रकट हुआ था। 19वीं सदी में अमेरिका तथा ब्रिटिश विधिशास्त्रियों में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का समर्थन किया गया था। मीन्स कि 19वीं सदी में इनका समर्थन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई थी। अब किसके द्वारा रखी गई थी, हेराक्लिटस के द्वारा आधारशिला रखी गई थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, नैसर्गिक विधि के सिद्धांत का दर्शन यूनानी ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस के विचारों में पाया जाता है। उन्होंने प्रकृति के 3 लक्षण, संरक्षण, नियम, व्यवस्था और रीजन को बताया था। उन्होंने 3 ऑर्डर बताया था, डिसेंटी,
ऑर्डर एंड रीजन के बारे में उन्होंने बताया था। हेराक्लियस का मानना था कि प्रकृति का वस्तुओं में पारस्परिक संबंध है तथा उसमें पारस्परिक सामंजस्य की व्यवस्था भी है। ये हेराक्लियस के द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। प्रस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत से ये रिलेटेड बात कहा जा रहा है। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में बताया गया समयक प्रक्रिया का सिद्धांत, पक्षपात का सिद्धांत एवं युक्त मीन्स की रीजनेबल की बात की जा रही है। युक्तता का सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित सिद्धांत है। नैसर्गिक विधि की विचारधारा पक्षपात न करने पर जोर देता है। जो नैसर्गिक विधि होता है मीन्स की आडी अल्टरम पार्टम की जब हम लोग बात करते हैं मीन्स की दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। किसी भी पक्ष में बायसनेस की जब हो जाती है तो वो जज क्या होता है, उस केस से उसको हट जाना चाहिए। मीन्स की नेचुरल जस्टिस की बात की जाती है। जितने भी नेचुरल जस्टिस की बात की जाती है वो सारे यहाँ पे समाहित हो जाते हैं। जब प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत नैसर्गिक विधि से संबंधित सिद्धांत नहीं है, ये बात बताई गई। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री प्राकृतिक विधि शास्त्र से संबंधित नहीं है? अब देखिए कौन सा विधि शास्त्री है जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे केल्सन जो महोदय हैं ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब देखिए इनके एक्सप्लेनेशन को, केल्सन किससे संबंधित है? केल्सन को विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा का आधुनिक विधि शास्त्री कहा जाता है। केल्सन तथा उसके अनुयायियों को सामूहिक रूप में विधिशास्त्र का वियना शाखा के नाम से संबोधित किया जाता था। केल्सन ने विधि के विशुद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। केल्सन के द्वारा विधि का विशुद्ध सिद्धांत नामक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्र नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी था? तो यहाँ पे विरोधी कौन थे? जेरेमी बेंथम थे। अब इनकी व्याख्या को देखिए, इमैनुअल कांट, स्टेमलर तथा जॉन राल्स ये तीनों नैसर्गिक विधिशास्त्री के विधिशास्त्री हैं, जबकि जेरेमी बेंथम विधिशास्त्र शाखा से विचारक हैं तथा ये भी ऑस्टिन की ही भांति प्राकृतिक विधि सिद्धांत के आलोचक थे। देखिए यहाँ पे कई जूरिस्टों का नाम आ गया। अब इन सभी जूरिस्टों के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इमैनुअल कांट की किस विचारधारा के, स्टेमलर और तथा जॉन राल्स ये लोग किस विचारधारा से संबंधित रखते हैं? तो ये लोग भी नैसर्गिक विधि विचारधारा से संबंध रखते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन में आंसर देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से हम इसका आंसर हम ला करके दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानिक दर्शन का जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे जो यूनानिक दर्शन के जो जन्मदाता हैं वो सुकरात महोदय हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानिक दर्शन की आधारशिला हेराक्लियस के द्वारा 500 ईसा पूर्व रखी गई थी। स्टफिस ने हेराक्लियस के विचार को अपनाकर यूनानी दर्शन को धर्म से अलग किया। सुकरात 469 से 395 ईसा पूर्व सफिस्ट के विचार को अपनाया तथा उनमें सुधार किया। प्लेटो ने 427 ईसा पूर्व से लेकर के 347 ईसा पूर्व में सुकरात के विचार को चार वार्तालापों में वर्णित किया। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व में आते हैं। ये रोम के स्टोइक विचारधारा थे उसी के बारे में बताया जा रहा है। जो रोम के स्टोइक ने अरस्तु के सिद्धांत का आधार बनाया, परंतु उसमें एक नीति शास्त्र सिद्धांत के रूपांतरण कर दिया गया। इसके अनुसार सारा विश्व युक्त से संबंधित शासित होता है। स्टोइक दर्शन के प्रवर्तक जेना के समय 300 से लेकर 260 ईसा पूर्व। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुकरात सर्वोत्तम उत्तर यहाँ पे होंगे। मीन्स की बताया जा रहा है कि सबसे पुराना यहाँ पे विधिशास्त्री कौन है, तो उसी में ये काल दिखाया गया कि किस काल में कौन प्रिवेल कर रहा था, किस काल में कौन प्रिवेल कर रहा था। तो वही दिखाया जा रहा है कि सबसे अगर कोई पुराना विधिशास्त्री है तो वो सुकरात महोदय हैं, तो उसी के काल को दिखाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से कौन प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है प्राचीन विचारधारा से, अभी इनके काल को आप देखें, ये यहाँ पे सुकरात महोदय ही। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। प्रकृति या नैसर्गिक विचारधारा के प्राचीन सिद्धांतों के अनुयायियों में सुकरात अग्रगण्य, मीन्स कि सुकरात सबसे फर्स्ट हैं। सुकरात का विचार था कि राज्य की विधि का अनुपालन प्राकृतिक विधि का आदेश है। फिर भी मनुष्यों को अंतर्दर्शन के प्रकाश में उनका
आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, मीन्स कि आलोचनात्मक उनका जो भी होगा उनका मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? अब आप ऑप्शन देख करके ही बता देंगे, संत अगस्टाइन के द्वारा, क्योंकि नैसर्गिक विधि में जब धर्म की बात आ जाती है तो धर्म किससे जुड़े होते हैं? संत से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे इनका नाम क्या है? संत अगस्टाइन महोदय इनका नाम है। जब आपको धार्मिक की बात याद आती है तब आप संत से यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई संत रहा होगा, तो यहाँ पे बात आगे लिखा है संत अगस्टाइन के द्वारा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संत अगस्टाइन के अनुसार नैसर्गिक प्राकृतिक विधि मनुष्य पर लागू किए जाने वाले ईश्वरीय आदेश हैं। नैसर्गिक विधि दैवीय विधि डिवाइन लॉ तथा एक अलिखित विधि है। यह विवेक की विधि है जो ताम्रपत्रों द्वारा या स्तंभों पर अंकित नहीं है, बल्कि यह नैतिकता युक्त विवेक है जिसमें समस्त विश्व अनुशासित होता रहता है। मीन्स कि इनका कहना ये है कि जो पेपर में लिख दिया गया है, जो ताम्रपत्रों पे लिख दिया गया है, जो किसी शिलालेख पर लिख दिया गया है, सिर्फ वही विधि नहीं होता है, ये विवेक की विधि होती है। आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से नहीं करना चाहिए, उसी की विधि के बारे में ये संत अगस्टाइन महोदय बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया विवेचन दिया गया था। अंधकार युग में ये किसके द्वारा दिया गया था? संत अगस्टाइन महोदय के द्वारा दिया गया था। अब इनकी व्याख्या को देखिए। प्राचीन सभ्यता के लोप के बाद अंधकार युग मीन्स की डार्क एज में संत अगस्टाइन, एम्ब्रोस तथा ग्रोगरी आदि ईसाई पादरियों ने नैसर्गिक विधि का एक नया निर्वचन दिया। इन विचारकों ने ईश्वर को प्राकृतिक विधि का मूल स्रोत माना है। ये जो विचारक हैं ये अपना इनको मूल स्रोत माना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्राकृतिक तथा समाज में रहने की उसकी आंतरिक आवश्यकता पर आधारित है। ये किसका कथन है? ये कथन ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा कहा गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। ह्यूगो ग्रोसियस क्या एक्सप्लेनेशन कहते हैं? ह्यूगो ग्रोसियस कहते हैं कि ग्रोसियस का विचार था कि राज्य द्वारा निर्मित विधियों के अतिरिक्त भी मनुष्य अपनी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ नियम की संकल्पना अभिलाषा करता है, जिसको प्राकृतिक विधि आधार प्रदान करती है। जो प्राकृतिक विधि होती है जो इसको आधार कुछ प्रदान करती है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के उद्धार के लिए श्रेय दिया जाता है। अब श्रेय किसको दिया जाता है? ये श्रेय जो दिया जाता है ये स्टेमलर महोदय को दिया जाता है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। ग्रोसियस 1583 से लेकर 1643 ईस्वी, लॉक 1632 से लेकर 1704 ईस्वी, हॉब्स 1588 से लेकर के 1679 ईस्वी तक तथा स्टेमलर 1859 से लेकर के 1983 ईस्वी तक रहे हैं। अतः स्टेमलर ही उपर्युक्त उत्तर होंगे क्योंकि वे मात्र 19वीं शताब्दी में हैं। इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि 19वीं शताब्दी का कौन था विधि शास्त्री? तो देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे हमको पूरा इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बता दिया गया 19वीं शताब्दी के जो विधि शास्त्री हैं वो स्टेमलर महोदय ही हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप कितना ही कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, जब क्वेश्चन हमको करना होगा तो हम एमसीक्यू के द्वारा ही क्वेश्चन कर सकते हैं। हमसे वहाँ से कोई पूछने वाला नहीं है कि इसका आंसर बताओ, इसका ये आंसर बताओ। हमें आंसर भी दिया रहेगा, क्वेश्चन भी दिया रहेगा। बस हमें एलिमिनेशन मेथड लर्न करके रखना है कि कैसे हम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें और चौथे ऑप्शन को अपना बना करके उससे नंबर गेन कर लें। तो बस आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको उस समय पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन सेट किया जाता है। और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि हाँ इसी प्रकार का वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है? तो यहाँ पे जो सजीव विधि है वो प्राकृतिक विधि नहीं है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। प्राकृतिक विधि के आधार स्रोत भिन्न भिन्न होने के कारण विधि विचारकों ने इसको अनेक नाम दिए हैं। जैसे प्राकृतिक विधि को ईश्वरीय विधि प्रदान करने वाले विधि शास्त्रियों हैं। जैसे डिवाइन लॉ की बात की जाती है, जिसको डिवाइन लॉ की संज्ञा दी जाती है, जबकि इसमें सार्वलौकिक स्वरूप के कारण कुछ विद्वानों ने इसे सार्वलौकिक विधि यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी जाना और अनेक विधि शास्त्रियों ने इसे नैतिक विधि मीन्स की मोरल लॉ यानी कि विवेकशील विधि के नाम से भी संबोधित किया है। जैसे कि लॉ ऑफ नेचर के नाम से भी इसको संबोधित किया है और लिविंग लॉ के नाम से भी इसको संबोधित किया गया है। यही इसके एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 19वीं शताब्दी में
प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों का पुनर्जीवन के लिए श्रेय किसको दिया जाता है? ये स्टेमलर महोदय को दिया जाता है। अभी आप लोगों ने पीछे ही देखा कि 19वीं शताब्दी का विधिशास्त्री किसको कहा जा रहा था, तो वो स्टेमलर महोदय को ही 19वीं शताब्दी का विधिशास्त्री कहा जाता है। अब जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे उतनी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। 19वीं सदी के अंतिम चरण तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में प्राकृतिक विधि मीन्स की नेचुरल लॉ थ्योरी के सिद्धांत का पुनर्जीवित करने का श्रेय स्टेमलर को दिया जाता है। उन्होंने प्राकृतिक विधि को मानव की संकल्पना शक्ति वायलेशन निरूपित किया है। प्राकृतिक विधि के पुनर्जीवन प्रदान करने में डेलवेकियो का हाथ है, गेनी लीफर जी का हाथ है और फूलर महोदय का भी यहाँ पे उल्लेखनीय योगदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 तक तो ये था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के, भी इसमें क्या कह रहा है। अब प्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। यह प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है। यह विचार किसका है? यह जो विचार दिया गया है स्टेमलर महोदय के द्वारा विचार दिया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया? विधिशास्त्री स्टेमलर यह विचार रखते हैं कि प्राकृतिक विधि परिवर्तनशील अंतर्वस्तु के साथ होती है और यह अपनी महत्वपूर्ण कृति द थ्योरी ऑफ ऑस्टिन में इन्होंने अपना विचार प्रकट किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 30 तक ही हम लोग रखते हैं क्योंकि इसके नीचे का क्वेश्चन हमारे पास है नहीं। अब नेक्स्ट सेशन जो मैं लेके आऊँगा जूरिस्प्रूडेंस का, उसमें 30 से आगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम लेके आएंगे। टेकिंग राइट सीरियसली नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये ड्वार्किंग के द्वारा ये टेकिंग राइट सीरियसली नामक पुस्तक लिखी गई थी। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। टेकिंग राइट सीरियसली रोनाल्ड ड्वार्किन द्वारा कानून के दर्शन के बारे में 1977 में लिखी गई पुस्तक है। इसमें न्यायिक विवेक, संवैधानिक व्याख्या और विधायी नैतिकता पर हार्ट डेलवेकियो की महत्वपूर्ण चर्चा डिबेट इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों ये रहा आज तक का इतना सेशन। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को वॉच करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ तो वो आपको आसानी से मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा PDF पा सकें इस सेशन का, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी को एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।